खुशामदीद इस वजाहत में। आज हम जाने ऑस्टिन के 1814 के मशहूर रोमानी नॉवल मैन्सफील्ड पार्क के अंदर छुपी दौलत, तबकाती कशमकश और इखलाकियत की उन गहरी और पेचीदा बातों पर रोशनी डालेंगे जो इस खानदानी ड्रामे को आज तक इतना दिलचस्प बनाती हैं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। इस सफ़र को 5 अहम हिस्सों में बांट कर चलेंगे। पहले 3 बहनें, फिर फैनी का मैन्सफील्ड पार्क में आना, उसके बाद क्रॉफर्ड्स की आमद, फिर पैगाम और इनकार का सिलसिला, और आखिर में जो रुस्वाइयाँ और फैसले सामने आते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ। 3 बहनें। इस पूरे ड्रामे की बुनियाद समझने के लिए इन 3 बहनों की माली हैसियत को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि सिर्फ एक फैसला यानी कि शादी ने इन बहनों की पूरी जिंदगी और समाजी मुकाम को हमेशा के लिए तय कर दिया। लेडी बर्ट्रम ने सर टॉमस से शादी की और बेहद अमीर हो गईं। मिसेस नॉरिस ने एक दरमियाने तबके के मिस्टर नॉरिस को चुना, जबकि मिसेस प्राइस इन्होंने गुर्बत की जिंदगी अपना ली जहाँ उनके यहाँ बहुत से बच्चे पैदा हुए। और सच पूछिए तो ये वाज़े माली फ़र्क ही इस पूरी कहानी के तसादुम की असल जड़ है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, फैनी मैन्सफील्ड पार्क में। गुर्बत के बायस इस सबसे गरीब बहन की बेटी फैनी को मैन्सफील्ड पार्क जैसी अजीम और रोबदार एस्टेट में परवरिश के लिए लाया जाता है। यहाँ इस खानदान पर एक नज़र डालना ज़रूरी है। एक तरफ सख्त मिजाज सर थॉमस और आराम तलब लेडी बर्ट्रम हैं। उनके बच्चों में टॉम को जुए की लत है, जबकि एडमंड निहायत नेक है और चर्च की खिदमत करना चाहता है। फिर 2 बहनें हैं, मारिया और जूलिया। इस अमीर खानदान में फैनी को कदम कदम पर कमतर होने का एहसास दिलाया जाता है। लेकिन इस पूरे सख्त माहौल में सिर्फ एक एडमंड ही है जो फैनी का मुकम्मल और सच्चा इखलाकी सहारा बनता है। इसके बाद शुरू होता है तीसरा हिस्सा, क्रॉफर्ड्स की आमद। मैन्सफील्ड पार्क की इस ठहरी हुई जिंदगी में उस वक्त भूचाल आता है जब घर के सरबराह सर थॉमस अपने बेटे टॉम के साथ एंटीगिया चले जाते हैं। पीछे से लंदन के आज़ाद ख्याल और जदीद माहौल से मैरी और हेनरी क्रॉफर्ड यहाँ दाखिल होते हैं। इनके आते ही घर में एक नाकाबिली यकीन तब्दीली आती है। एक इंतहाई बोल्ड और मुतनाज़ा प्ले लवर्स वाउस की रिहर्सल शुरू हो जाती हैं, जिसमें उस दौर की शराफता रवायत की बिल्कुल परवाह नहीं की जाती। लेकिन ठीक उसी वक्त जब कहानी बिल्कुल बिगड़ रही थी, सर थॉमस अचानक वापस आ जाते हैं और इस प्ले को उसी वक्त रोक देते हैं। इन रिहर्सल्स के दौरान एक बहुत ही पेचीदा रोमानी जाल बुन चुका था। हेनरी क्रॉफर्ड एक ही वक्त में मारिया और जूलिया दोनों से बेपरवाह फ्लर्ट कर रहा होता है, और हैरत की बात यह है कि मारिया की मंगनी पहले ही मिस्टर रशवर्थ से हो चुकी थी। दूसरी तरफ मैरी क्रॉफर्ड एडमंड को पसंद करने लगती है, लेकिन उसकी दौलत की हवस उसे मजबूर करती है कि वो एडमंड को चर्च की जिंदगी छोड़कर पैसे के पीछे भागने पर उकसाए। और इन सब उलझनों के दरमियान फैनी बिल्कुल खामोशी से ये तमाशा देखती है, क्योंकि वो दिल ही दिल में सिर्फ और सिर्फ एडमंड से मोहब्बत करती है। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, पैगाम और इनकार। सर थॉमस की वापसी पर मेहमान फौरन लंदन निकल जाते हैं और मरिया मायूसी की हालत में मिस्टर रशवर्थ से शादी कर लेती है। लेकिन ड्रामा यहाँ थमेगा नहीं। हेनरी अचानक वापस आता है और इस बार उसकी नज़र सीधा फैनी पर होती है। वो फौरन फैनी को शादी की पेशकश कर देता है, लेकिन यहाँ फैनी के किरदार की असल ताकत और असूल सामने आते हैं। वो उसे सख्ती से इनकार कर देती है, क्योंकि फैनी को अच्छी तरह याद है कि किस तरह हेनरी ने मरिया और जूलिया के जज्बात से बेदर्दी से खेला था। फैनी के नज़दीक वो एक बिल्कुल नाकाबिले एतबार शख्स था। तो यहाँ अहम पॉइंट ये है कि हेनरी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक नया मंसूबा बनाया। वो अपने असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए फैनी के भाई विलियम की नेवल ऑफिसर के तौर पर तरक्की करवा देता है। उसे लगता है कि इस अजीम एहसान के बोझ तले दबकर फैनी शादी के लिए मानी जाएगी। वो दोबारा पैगाम भेजता है, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? एक और वाज़े और मजबूत इनकार। फैनी की मजबूत इखलाकी कदरें और असूल किसी दौलत या दबाव से नहीं खरीदे जा सकते थे। लेकिन इस दूसरे इनकार पर सर थॉमस गुस्से से आग बगोला हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि एक मोहताज और गरीब लड़की इतने अमीर और रुतबे वाले शख्स को ठुकरा कैसे सकती है। वो फैनी को सबक सिखाने के लिए वापस उसके आबाई शहर पोर्ट्समाउथ भेज देते हैं। उनका मकसद बड़ा वाज़े था। उन्हें लगा कि जब फैनी मैन्सफील्ड पार्क की पुरआसाइश जिंदगी छोड़कर पोर्ट्समाउथ की गुर्बत और तलखियों का दोबारा सामना करेगी, तो मजबूर होकर
ہنری کی دولت کو چن لے گی۔ یہ ایک آزمائش تھی، آرام کے مقابلے میں تنگ دستی کی۔ آخر میں چلتے ہیں اپنے سب سے دھماکے دار حصے کی طرف، رسوائیاں اور فیصلے۔ فینی ابھی پورٹ سمتھ کے مشکل حالات سے گزر ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک خبر آتی ہے کہ ٹام شدید بیمار ہے۔ فینی فوراً اپنی بہن سوزن کو سہارے کے لیے ساتھ لیتی ہے اور مینسفیلڈ پارک کی طرف دوڑ پڑتی ہے، اور جب وہ وہاں پہنچتی ہے تو حالات توقع سے کہیں زیادہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایک طرف ٹام بستر مرگ پر موت سے لڑ رہا ہے، اور ادھر ہنری، جسے فینی نے ٹھکرایا تھا، وہ اپنی پرانی عاشقہ مریا کے ساتھ فرار ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، وہی مریا جو کسی اور کی بیوی تھی۔ اور ابھی اس جھٹکے سے کوئی باہر نہیں آیا تھا کہ خبر آتی ہے کہ جولیا بھی اپنے عاشق ییٹس کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ مانتے ہیں نا کہ یہ کسی برے خواب سے کم نہیں تھا؟ جب ان دکانوں کی دھول بیٹھتی ہے تو سر تھامس کے انتہائی سخت اور بے رحم فیصلے سامنے آتے ہیں۔ ماریا، کیونکہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھاگی تھی، اس لیے اسے اس کی بری خالہ مسز نورس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے خاندان سے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف جولیا کو اپنا سچا پچھتاوا اور شرمندگی دکھانے پر معاف کر دیا جاتا ہے، اور ہنری کرافرڈ، اس کا وہ دوگلا اور خود غرض چہرہ ہمیشہ کے لیے پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جاتا ہے۔ اور بس یہاں سے اصل اخلاقیات کا فرق شاندار طریقے سے واضح ہوتا ہے۔ جب ایڈمنڈ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ میری سے ملنے جاتا ہے تو میری اپنے بھائی کی اس شرمناک اور گھنونی حرکت پر شرمندہ ہونے کے بجائے الٹا اس کا دفاع کرنے لگتی ہے۔ اس کے نزدیک یہ رسوائی کوئی مسئلہ ہی نہیں تھی۔ یہ بات سن کر ایڈمنڈ کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اس کا بچا کچا دل بھی وہاں مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میری کی نظر میں اخلاقی قدروں کی واقعی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس شدید دھچکے اور دھوکے کے بعد ایڈمنڈ کو بالآخر سچی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے۔ اسے دکھائی دیتا ہے کہ ان تمام حالات میں جو واحد شخص اپنی جگہ پر اخلاقی طور پر چٹان کی طرح ڈٹا رہا، وہ صرف اور صرف فینی تھی۔ فینی کی خاموش، پاک اور سچی محبت آخر اپنا اثر دکھاتی ہے۔ ایڈمنڈ کا اس کے لیے احترام سچی محبت میں بدل جاتا ہے، اور دونوں ہمیشہ کے لیے شادی کے پاوتر بندھن میں بندھ جاتے ہیں، جہاں سچائی اور نیک نیتی کی جیت ہوتی ہے۔ اس انجام پر پہنچ کر ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے۔ اس پوری وضاحت اور ان تمام پیچیدہ کرداروں کو دیکھنے کے بعد جین آسٹن نے طبقاتی فرق اور شادی کو اخلاق کی کسوٹی پر اتنی بڑی آزمائش میں کیوں ڈالا؟ کیا سچ میں کسی کا مضبوط اخلاقی کردار اور اس کی سچائی دنیا کی ہر دولت اور لندن کے ظاہری دکھاوے سے کہیں زیادہ وزن رکھتی ہے؟ انہی سوالوں کے ساتھ اس وضاحت کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے اس کہانی کی پیچیدگی اور اس کے پیچھے چھپے مقصد نے یقیناً کچھ نیا سوچنے پر مجبور کیا ہوگا۔